बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बीपीसीसी 132 के हवाले से एक नए उन्वान, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पर्सन परसेप्शन, यानी शख्सी इदराक। आज इस नए मजमून में हम समाजी नफ्सियात के एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जिससे हमारा ताल्लुक़ तो है ही, जाहिर सी बात है कि इससे हमारा ताल्लुक़ है। और ये हमारे समाज में जिस तरह से हम रहते हैं और जिस तरह से जब लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है और लोगों को समझने में ये ये जो उन्वान है वो हमारी बहुत मदद करता है। यानी कि जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि आज हम लोग शख्सी इदराक यानी कि पर्सन परसेप्शन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो पर्सन परसेप्शन ऐसा परसेप्शन है, ऐसा इदराक है, इदराक से हम सब वाकिफ़ हैं। पहले भी आपके साथ हमने गुफ्तगू की थी और इदराक के बारे में काफ़ी मज़ीद गुफ्तगू हुई थी, जिसमें कि इदराक क्या है और कैसे हम ये काम करता है, इसके बारे में बातें हुई थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे शख्सी इदराक के बारे में। आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो शख्सी इदराक है, यानी कि जब हम शख्सी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि शख्सी जब हम कहते हैं तो बेजान चीज़ों का ज़िक्र इसमें नहीं होता है, यानी कि जानदार, जिसमें हम किसी शख्स के बारे में, किसी इंसान के बारे में, उसके बारे में जब हम परसेप्शन करते हैं, उसके बारे में हम जब जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये बेजान चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बेजान चीज़ें तो जैसी हैं वैसी हमें दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही वो बदलती नहीं हैं, उनमें कुछ और बातें नहीं होती हैं। लेकिन जो जानदार हैं, ख़ास करके इंसान को जो समझना या उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये बेजान चीज़ों से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आज का जो ये उन्वान है, वो हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ख़ास है और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शख्सी इदराक में हम किसी इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जब हम इंसान को, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ इंसानों से हमारा वास्ता पड़ता है और हम इंसानों के साथ ही हमारी ज़िंदगी आगे चलती है। तो जब इंसान को समझने की बात आती है तो इंसान का रवैया, उसके एहसासात, उसके इरादे, ये सब बातें उसमें शामिल होती हैं जब हम किसी इंसान को समझना चाहते हैं। सिर्फ बाहरी तौर पर देख कर के किसी के बारे में हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, या अगर हम जो अंदाज़ा लगाते हैं तो वो अंदाज़ा सिर्फ बाहरी शक्ल सूरत पर वाबस्ता होती है या फिर उनके किसी और दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनके साथ उससे वाबस्ता होती है। इन सब बातों की जानकारी पर्सन परसेप्शन या शख्सी इदराक में हमें हासिल होती है। पर्सन परसेप्शन में इंसान के सभी पहलुओं के बारे में समझना पड़ता है या उसको समझने की कोशिश की जाती है। सभी पहलुओं से मुराद ये है कि उनकी सबसे पहले तो उनकी शख्सियत और उनके शख्सियत की जो खुसूसियत है, जो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कुछ ट्रेड्स होते हैं, इन्हें समझना पड़ता है। इसके अलावा उनके जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समाजी जो उनकी जो खुसूसियात हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है कि कोई इंसान जब किसी समाज में किसी तरह का रवैया करता है, तो वो क्यों करता है? उसने वो रवैया जिस तरह से किया, क्या उसका इरादा वही था या उस रवैये के पीछे कुछ दूसरे इरादे भी थे? उस उस रवैये को करने में उसकी अपनी शख्सियत का कितना हाथ था? वगैरह-वगैरह, इन सारी बातों को पढ़ना पड़ता है या समझना पड़ता है, जिनमें जो पर्सन परसेप्शन के दायरे में आता है। तो हम मिला-जुला करके ये कह सकते हैं कि शख्सी इदराक में किसी इंसान के ज़रिए किया गया जो रवैया होता है, उस रवैये में उसकी अपनी शख्सियत, उसकी अपनी खुसूसियात, उसके समाज में रहने की
तौर तरीके, उसके अपने इरादे, उसके अपने एहसासात, उसके अपने काम करने का तरीका वगैरह वगैरह, इन सारी बातें को समझना या इन सारी बातों की जानकारी ही शख्सी इदराक कहलाता है। शख्सी इदराक को समझने में सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि शख्सी इदराक में हम जब किसी इंसान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसकी खुसूसियत को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं, या उनके इरादों को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें किसी इंसान के बारे में एक तासुर हम बनाते हैं अपने जहन में, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में उस इंसान के से मुतालिक कोई ना कोई तासुर या इम्प्रेशन हम बनाते हैं। अब वो इम्प्रेशन अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। यानी कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं या उसका परसेप्शन करते हैं, तो जब हम देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में, यानी कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो पूरी तरह से लाशऊर तो नहीं है और शऊर में भी नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस उस हिस्से में हमारे दिमाग में, हमारे जहन में उस इंसान से रिलेटेड कुछ बातें या कुछ इम्प्रेशन जो है वो बनती है। अब वो बातें जैसे ही हम किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही कोई इंसान हमारे नजदीक आता है या कोई किसी इंसान से हमारा वास्ता पड़ता है, तो हम हमारा जो जहन है उस इंसान से मुतालिक कुछ बातें अपने आप हमारे सबकॉन्शियस में वहां से कुछ इंफॉर्मेशन जो है, कुछ जानकारी जो है वहां से वो प्रोसेस होना शुरू हो जाती है, और हम उससे मुतालिक कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकालते हैं, कुछ ना कुछ नतीजा निकाल करके उसके बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान हमें बहुत फटे चिटे कपड़े में नजर आता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, बहुत वो गंदे हालात में है, और कपड़े भी उसके फटे चुटे हैं, फटे हुए हैं वगैरह वगैरह, तो उसको देखने के बाद जो सबसे पहला एक हमारा जो जहन है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत गरीब है, इसकी माली हालत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इसके कपड़े भी है फटे हुए हैं, और इसके बाल बिखरे हुए हैं या बहुत गंदे से हालात में है वगैरह वगैरह। या दूसरी तरफ हमारा दिमाग हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भीख मांगने के लिए या पैसे कमाने के लिए इसने इस तरीके से अपना हुलिया बनाया हुआ है। या फिर तीसरी बात हमारे जहन में जो आ सकती है वो ये आ सकती है कि इसकी दिमागी सलाहियत जो है वो सही नहीं है या कमजोर है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन या जानकारी जो हमारा जहन हमें देता है किसी इंसान के बारे में, वो हमारा वो इम्प्रेशन होता है, यानी कि वो तासुर होता है। और ये तासुर जो हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं सबसे पहले तो उसका बाहरी नया नक्श, कपड़े पहनने का तरीका वगैरह वगैरह, इन चीजों को देख करके हम कोई ना कोई तासुर कायम कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी जो पहले से कुछ जानकारी रहती है, उन जानकारी के बिना पर, या हम उसकी शख्सियत के बारे में जो हमने अगर पहले से कुछ पढ़ा है या पहले से सुना हुआ है, उसके बिना पर हम कोई ना कोई तासुर बनाते हैं, और वो तासुर इम्प्रेशन बनता है, यानी कि ऐसा एक ऐसी तस्वीर बन जाती है हमारे जहन में उस इंसान से, उस इंसान के मुतालिक, कि हम उसके बारे में फिर वैसे ही सोचते हैं, या उसके जब भी हम मिलते हैं या बार बार जब हमारा सामना उस इंसान से होता है, तो हम उसे अपने उस तासुर के हिसाब से ही उससे पेश आते हैं या उसके साथ अपना रवैया जो है वो कायम करते हैं। अब सवाल जहन में ये उठता है कि तासुर की तश्कील या तासुर क्या है, कैसे हम तासुर बनाते हैं। तासुर बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी जैसे हमने बताया कि हम समाज में रहते हैं, समाज में लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, और समाज में कई तरह के लोग जो होते हैं उनका अलग अलग रवैया होता है।
तो हम किसी इंसान के बारे में कोई तासुर कैसे बनाते हैं? कैसे हमारे ज़हन में किसी इंसान के बारे में कोई इम्प्रेशन बनता है? कैसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है, वो इंसान बुरा है, या वो बहुत ईमानदार है, या वो बहुत बेईमान है, उससे हम, या बहुत वो गुस्से वाला इंसान है, या किसी इंसान से हमें कितना परहेज़ करना चाहिए, कितना मिलना-जुलना चाहिए। ये सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो हम इस तासुर की वजह से ही बना पाते हैं। तो तासुर कैसे बनता है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी वजह है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें कि सोशल स्कीमा या स्टीरियोटाइप और प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट वगैरह वगैरह चीजें शामिल हैं। सोशल स्कीमा का मतलब ये हो गया कि समाज में किस किस तरह के हम समाज में हैं, किस तरह के लोग वहाँ होते हैं, या उस समाज का रवैया क्या हो सकता है, इस बिना पर हम किसी के बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये पता चले कि कोई इंसान अमेरिका से आ रहा है, तो हमारा जो इम्प्रेशन होता है, तो वो इम्प्रेशन हिंदुस्तान के लोगों से अलग होगा। यानी कि हमें ये पता है कि अमेरिका का जो रहन सहन है, या अमेरिका के लोग जिस तरह से होते हैं, उनका जो जोग्राफिया है वो अलग ढंग का होता है। तो अगर जैसे ही ये पता चलता है कि वो इंसान अमेरिका से आ रहा है, तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो ये होता है कि वो इंसान बहुत गोरा होगा, गोरा चिट्टा होगा, उसके पहनने का, कपड़े पहनने का जो तरीका होगा वो बहुत अलग होगा, वो बहुत टिप टॉप वाला होगा, वगैरह वगैरह चीजें हो सकती हैं। स्टीरियोटाइप में है कि हम पहले से कोई न कोई राय कायम करके रखते हैं, कि जैसे कि अगर हम ये सोचे कि आदिवासी जो लोग हैं, वो उस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत गंदे से, या बहुत अच्छी शक्ल वाले नहीं होते हैं, या उनके उनके रहने सहने का तरीका बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत पिछड़े जगह से ताल्लुक रखते हैं। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई कि सारे के सारे वो आदिवासी जितने भी लोग हैं वो इसी तरीके के हों, लेकिन हमारी जो राय पहले से बन जाती है, वो किसी इंसान के बारे में वो ये हो जाती है, वो स्टीरियोटाइप हो जाती है कि ये ऐसा ही होगा। या जैसे हम ये सोचें कि अंग्रेजी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादा ज़हीन होते हैं, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो कम ज़हीन होते हैं। ये हमारा स्टीरियोटाइप हो सकता है। या सच्चाई ये नहीं हो सकती है, सच्चाई इससे अलग भी हो सकती है, या इसके उलट भी हो सकती है। हो सकता है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही कम ज़हीन हो, और सरकारी स्कूल के बच्चे ज्यादा ज़हीन हो जाए। तो ये स्टीरियोटाइप इम्प्रेशन हमारा बनता है। उसके बाद एक और जरूरी चीज जो जिससे कि हमारा इम्प्रेशन, या जो हमारा जो तासुर है किसी इंसान के लिए, वो होता है प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट। मतलब कि जब हम पहले कोई राय बना लेते हैं, तो वो प्राइमेसी इफेक्ट हो गया। लेकिन होता ये है कि ज्यादातर मामलों में होता ये है कि हमारी जो राय पहले बन जाती है किसी के बारे में, वही कायम होती है। लेकिन कभी कभी जो रिसेंसी इफेक्ट होता है, उसमें क्या हो रहा है, ये होता है कि जब हमें ज्यादा नई जानकारी मिलती है, किसी रिसर्च के जरिए, या किसी किताब के जरिए, या खुद तजुर्बा करने के बाद हमें अगर कोई नई जानकारी मिलती है, तो पहले वाली जानकारी उससे बदल जाती है, और अब हमारा जो तासुर है, या हमारा जो रवैया होता है, वो दूसरे वाले से मुतासिर होता है। तो जब दूसरी इंफॉर्मेशन से जो हमारा रवैया मुतासिर होता है, उसे हम रिसेंसी इफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा तासुर को की तश्कील से वास्ता रखता है, वो है सेंट्रल ट्रेट। यानी कि इंसान किसी भी इंसान के अंदर बहुत सारे खसूसियत होती है, बहुत सारी खासियत होती है, और उसकी उन खासियत की वजह से उनकी पहचान होती है। तो उस पहचान उनकी जो पहचान होती है, उनकी पहचान उसके नाम से या उस इंसान से नहीं होती है, बल्कि वो उनकी जो कुछ खसूसियात हैं, वो उनकी पहचान को मुकम्मल करते हैं। तो सेंट्रल ट्रेट को माहिर नफ्सियात ने तासुर की तश्कील में सबसे ज्यादा खास बताया, अहम बताया, और रवैये से ट्रेड की तरफ, यानी कि रवैये से तो हमारा तासुर बनता ही है। किसी इंसान के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है, और उसके साथ हमारा जो रवैया
एक्सचेंज होता है या रवैया हम जो कायम करते हैं, तो उस रवैये के साथ साथ उस इंसान की खुसूसियात या उसकी जो खासियत है उससे भी तासुर की तश्कील होती है। तो सेंट्रल ट्रेट को माहिर नफ्सियात ने तासुर की तश्कील के लिए सबसे ज़्यादा अहम बताया, और उनका ये मानना था कि कुछ सेंट्रल ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम किसी इंसान के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि अगर हम अच्छी बातें बोलते हैं किसी इंसान के बारे में, तो हमारा जो रवैया या हमारा जो एटीट्यूड बनता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, यानी कि उस इंसान के बारे में कि जो बातें हैं वो अच्छी बातें ना हो करके वो नेगेटिव हो जाती हैं, तो हमारा रवैया भी या हमारे हमारे जो तासुरात हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। सेंट्रल ट्रेट के बारे में ये बात बताई गई कि वार्म यानी कि जोश, एक इंसान के अंदर एक इंसान जो है वो जोशीला है और एक इंसान जो बहुत ठंडे तबीयत का है। तो जोशीला अगर हम कहते हैं तो उससे हमारा जो तासुर होता है वो तासुर पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर हम कहें कि वो इंसान अच्छा है, जोशीला है, तो ये फेवरेबल होगा। और अगर हम कहें कि वो ब्लंट है, वो सही नहीं है, या वो अगली है, वो खूबसूरत नहीं है, तो हमारा जो तासुर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तासुर के सिलसिले में ऐश नाम के एक माहिर नफ्सियात ने कुछ तजुर्बा किया, और उस अपने तजुर्बे के बेसिस पर उन्होंने 2-3 ग्रुप के बारे में बताया, और बताया कि ग्रुप ए, उसमें कुछ खासियत वाले लोगों को शामिल किया गया, जिसमें कि 7 तरीके की खासियत रखी गई ग्रुप ए में। ग्रुप ए में जिसमें कि 7 तरीके की खासियत थी, उसमें था कि ज़हीन, हुनरमंद, मेहनती, जोशीले और मुहतात, प्रैक्टिकल, इस तरह की खासियत वाले लोगों को रखा गया, या इस तरह की खासियत वाले लफ्जों का इस्तेमाल किया गया। दूसरे ग्रुप में, जिसे ग्रुप बी कहा गया, उसमें सब कुछ सब कुछ वैसा ही था। यानी कि बाकी जितने तरह के लफ्ज थे, जैसे कि ज़हीन थे, हुनरमंद, मेहनती वगैरह वगैरह, वो सब रखा गया, लेकिन उसमें जोशीले की जगह पर कोल्ड रखा। कोल्ड यानी कि ठंडापन, यानी कि जिसमें कि जोश कम हो। ग्रुप सी और डी यानी कि तीसरे और चौथे ग्रुप में भी सब कुछ रखा, लेकिन उसके साथ पोलाइट या ब्लंट लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। रिजल्ट क्या देखा गया? रिजल्ट ये देखा गया कि जिस ग्रुप में वाम यानी कि जोशीले लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था, उसका उसका इंप्रेशन या उसका जो तासुर था वो 91% था, और जिसमें और कोल्ड में 8% मिला, और बाकी में दूसरे तीसरे चौथे ग्रुप में वो ज्यादा फर्क, जो डिफरेंस है, जो फर्क जो था वो ज्यादा नहीं देखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क देखा गया वो ये देखा गया कि जिस ग्रुप में वाम यानी कि जोशीले लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, वो उसका जो तासुर था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, और वो 91% था, यानी कि बहुत ज्यादा था। तो इस तरह से ऐश ने ये बताया कि हम जब भी किसी तासुर की तश्कील करते हैं, तो हमारे अंदर हम किसी इंसान के उन खुसूसियात को, उसकी शख्सी खुसूसियत को जज करते हैं, देखते हैं, जिससे अगर अगर वो पॉजिटिव ज्यादा होते हैं तो हम उनके लिए पॉजिटिव या उनका हमारा जो तासुर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर नेगेटिव होता है तो तासुर हमारा खराब हो सकता है। इसी सिलसिले में, तासुर के सिलसिले में एक और ज़रूरी बात ये बताई गई, जिसे जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, और आपने भी नाज़रीन कई बार इसका लफ्ज़ का इस्तेमाल किया होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। कहा गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि पहला पहला जो तासुर कायम हो जाता है, वही तासुर आखिरी तासुर माना जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन को भी इस तासुर में के लिए सबसे पहले तासुर को तासुर का एक खास हिस्सा माना गया, जिसके बारे में
पर्सन परसेप्शन में खास जगह दी गई कि हम जब भी किसी चीज के लिए या किसी इंसान का के बारे में कोई तासुर कायम करते हैं, कोई राय बनाते हैं, तो उसमें हम जो हमारा जो पहला तासुर है वो बहुत कारगर होता है और उस वो हमें बहुत मदद करता है उस इंसान के बारे में अपनी राय बनाने में। तो नाज़रीन, ये बताना चाहेंगे कि जो पहला जो तासुर होता है वो तासुर कैसे बनता है। वो तासुर जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके बाहरी रख रखाव से, उसके पहनावे से, उसके बातचीत के जरिए से हम उसके साथ अपना एक इम्प्रेशन या एक अपनी राय बनाते हैं। और ये राय जब हम बना लेते हैं तो वो राय, वही राय कायम हो जाती है जब जब हम मिलते हैं उससे, या जब जब उनके बारे में हमारी बातचीत होती है, या जब जब हमारा उनके बारे में हम जिक्र करते हैं, तो हमारी राय वही होती है जो हमारी राय पहले बनी थी उनके साथ। तो जो पहला तासुर होता है वो कई चीजों पर बेस्ड होता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जिस चीज को तवज्जो दी गई, सबसे ज्यादा जिस चीज को तरजीह दी गई, वो था बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस और वर्ड्स, यानी कि लफ्ज, यानी कि लफ्जों के जरिए किस तरह से उन लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी आवाज होती है, उस आवाज के ऊंचे और नीचे होने के टोन को से, और हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे खड़े होने के तरीके से, हमारे बैठने के तरीके से, हमारे बातचीत करने के तरीके से, हम किसी भी इंसान के साथ जब पहली बार मिलते हैं तो ये सारी चीजें मिल करके उस इंसान के बारे में एक पहला एक तासुर बनाती हैं, और वही तासुर फिर आगे तक कायम रहता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इंसान के साथ आपका ताल्लुक हुआ है और आपका जो जो तासुर उनके साथ बना वो ये हुआ कि वो इंसान बहुत ईमानदार है। अगर हमारा ये तासुर बन गया कि कोई इंसान बहुत ईमानदार है, तो बाद में अगर इस ईमानदारी में हमें कहीं कमी नजर आती है, या हमें लगने लगता है कि उसकी ईमानदारी में कुछ खोट हो रहा है, या कुछ वो कोई उसकी ईमानदारी कुछ कम हो रही है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो इंसान बेईमान हो गया, या वो इंसान धोखा दे रहा है, या वो इंसान सच्चाई से का साथ नहीं दे रहा है। हम उसकी उस बेईमानी में, उसकी उस उसकी जो बेईमानी थी, या जो उसकी ईमानदारी में जो कमी आई थी, उसको हम नजरअंदाज करके ये कहते हैं कि जरूर उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी, उसकी कोई माली हालत सही नहीं रही होगी, या उसमें कोई उसकी याददाश्त में कमी आ गई होगी, या हो सकता है वो भूल गया होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातों से हम अपने उस इम्प्रेशन को बनाए रखते हैं, वो अपने उस तासुर को बनाए रखते हैं कि वो इंसान ईमानदार है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस इंसान के साथ जो हमारा पहला तासुर था वो ये था कि वो ईमानदार है। तो हम बाद में उसके जरिए जो बेईमानी हो रही है, या उसमें उसकी ईमानदारी में जो कमी हमको नजर आ रही है, उसमें हम नेगेटिविटी नहीं देखते हैं, बल्कि उसमें उसकी उस नेगेटिविटी में हम उन चीजों को जगह देते हैं जो कि उसके उस पर्सनालिटी से, उसकी शख्सियत का हिस्सा हो सकती है। कि हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है कि वो भूल गया हो, या वो हो सकता है कि उसकी कोई और मजबूरी रही होगी, उसके कोई हालात ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से उसकी ईमानदारी में कुछ कमी हो रही है। तो फर्स्ट इंप्रेशन अपने जगह पर वो काम करता है कि हम जब एक बार कोई राय किसी के लिए कायम कर लेते हैं तो वही चीज आगे तक चलती है। अब फर्स्ट इंप्रेशन के साथ भी ये बात, एक बहुत खास बात ये होती है कि पहले हम जो राय बना लेते हैं वही राय आगे तक चलती है। यानी कि इसमें भी प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट होता है। प्राइमेसी इफेक्ट उसे कहते हैं कि जब हम पहले बना लेते हैं जो राय, वो राय आगे तक चलती है। और रिसेंसी इफेक्ट होता है कि जो बाद में हम किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं, उसे रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में प्राइमेसी इफेक्ट ही ज्यादातर काम करता है। यानी कि हम जो राय पहले बना लेते हैं वही फर्स्ट इंप्रेशन हमारा पहला तासुर होता है, और वही आगे तक चलता है।
लेकिन यहाँ पर भी ये बात लागू होती है कि अगर बाद में जैसे जैसे कि अगर कोई मिसाल के तौर पर हम ये बात बताएं कि अगर हमने किसी के लिए ये राय बनाई या किसी के साथ हमारा ये पहला तासुर हुआ कि वो बहुत ईमानदार है और उसकी काफी अरसे तक हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है, उस इंसान से काफी अरसे तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता है, तो बाद में जब दूसरा दूसरा जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जो दूसरी जो जानकारी हमें मिलती है या जो दूसरा जो तजुर्बा होता है, वो अगर जितना ज्यादा नया होता है, वो नया तजुर्बा पहले की जगह ले लेता है। यानी कि तब वो राय जो कि ये बनी थी कि वो इंसान बहुत ईमानदार है, लेकिन चूंकि वो बहुत पहले की राय थी और अब जो नई जानकारी हमें मिली, वो उस जानकारी के वो जानकारी हमें ये बताता है कि वो इंसान पहले कभी ईमानदार था लेकिन अब नहीं है। तो ये दूसरी वाली जानकारी से हम उस इंसान के लिए हमारा जो तासुर है वो बदल जाता है और रिसेंसी इफेक्ट जो है वो काम करने लगता है। तो प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट के जरिए हम किसी इंसान के मुतालिक जो तासुरात है हमारे, वो हम कायम करते हैं। ज्यादातर मामलों में प्राइमेसी इफेक्ट ही काम करता है, लेकिन रिसेंसी इफेक्ट का भी अपना काम होता है। पहला जो इम्प्रेशन होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए गए और पहले दिन ही अगर आपको अपने बॉस से, अपने मालिक से डांट फटकार मिल गई, तो आपका जो पहला तासुर है वो अपने मालिक के लिए, अपने बॉस के लिए नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाद में अगर वो बाद में कितना भी पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले दिन का जो तजुर्बा रहा वो बहुत खराब था या बहुत नेगेटिव था, इसलिए आपका जो तजुर्बा है वो नेगेटिव ही रहेगा उनके साथ। अगर आप किसी ऐसे माहौल में गए हैं या किसी ऐसे तकरीब में हैं, किसी शादी ब्याह में है या किसी के सालगिरह के फंक्शन में है, तो वहां पर अगर आप जाते हैं और आपके साथ अच्छा सलूक ना हुआ हो, तो आप वहां के लिए आपका जो इम्प्रेशन होता है, वो जो तासुर होता है, वो नेगेटिव होता है या ना वो ना जिसको हम कह सकते हैं कि नागवार होता है, वो इम्प्रेशन या तासुर जो है वो बन जाता है। इसके अलावा अगर इसके उलट, अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिले और जैसे ही आप मिलते हैं उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन है, जो मेल जोल है, वो बहुत खूबसूरत होता है या बहुत अच्छा होता है, तो उस इंसान की हजार खामियों के बावजूद आपका जो तासुर है वो अच्छा होता है या पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि फिर आप उस इंसान के बारे में जो अपनी राय बनाते हैं वो पॉजिटिव बनाते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन या जो पहला तासुर होता है वो किसी इंसान को समझने में या किसी इंसान के बारे में कोई राय कायम करने में अपना एक अहम रोल अदा करता है। अब पर्सन परसेप्शन के मामले में जब ये बात आती है कि हम किसी इंसान के रवैये को समझते हैं, उसके इरादों को समझते हैं, वो किसी तरह का रवैया क्यों कर रहा है, इसकी वजह को खोजते हैं, तो इस सिलसिले में एक लफ्ज और यहाँ पर आपके सिलेबस में है और वो है इंतसाब, यानी कि एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी इंसान के जरिए किए हुए काम के बारे में ये बताता है कि वो काम क्यों हुआ या वो इवेंट या वो हालात जो हैं वो क्यों हुए। तो एट्रीब्यूशन या इंतसाब जिसे हम कहते हैं, वो ये बताता है कि कोई भी काम या कोई भी जो भी हम रवैया वो करते हैं वो क्यों करते हैं वो, और इसको करने के लिए माहिर नफ्सियात ने दो तरह के फैक्टर्स को बताया। एक को सिचुएशनल फैक्टर बताया। सिचुएशनल फैक्टर का मतलब हुआ कि हमारे माहौल में, हमारे एनवायरमेंट में जितने तरह के फैक्टर हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और दूसरे तरह के जो फैक्टर होते हैं वो हमारे अपने अंदर होते हैं, यानी कि हमारे अपनी खुसूसियात, हमारे अपना मिजाज, हमारा अपना रवैया, ये सब चीजें जो है वो जिम्मेदार होती हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो एट्रीब्यूशन या इंतसाब
किसी भी इंसान के ज़रिए किए गए काम के बारे में बताता है, उस काम के बारे उसको उस काम की वजह को, उसके रीज़न को, या कोई भी जो हालात हैं वो हालात क्यों हैं, उसको उसको वो एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देता है। और इसके लिए दो रीज़न है, दो फैक्टर्स हैं। एक है सिचुएशनल फैक्टर और दूसरा है डिस्पोजिशनल फैक्टर। इस इंतसाब को और अच्छे तरीके से समझने के लिए माहिर नफ्सियात ने समाजी नफ्सियात में बहुत से थ्योरी या बहुत से नजरियात जो है वो पेश किए। और ये इन नजरियात में दो तीन नजरियात बहुत अहम हैं या बहुत खास हम कह सकते हैं, जिनमें कि एक नजरियात हाइड्रस का है। हाइड्रस हाइडर एक समाजी नफ्सियात से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद जोन्स एंड डेविस का, हाइडर का जो नजरिया है उसे हाइड्रस नर्व साइकोलॉजी थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद जोन्स एंड डेविस ने अपने अपने तरीके से इसे पेश किया, जिसे कॉरस्पॉन्डेंस इन्फरेंस थ्योरी कहा जाता है। और केली ने कोवेरिएशन मॉडल पेश किया। केली का कोवेरिएशन मॉडल है जिससे कि इंतसाब के अलग अलग नजरिए के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें हाइडर, जोन्स एंड डेविस और केली के जो नजरियात हैं उसे यहाँ पर हम उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और उसे आपके सिलेबस के हिसाब से वो यहाँ पर हम उसकी उसकी चर्चा करेंगे। तो हाइडर्स की जो थ्योरी है या हाइडर्स का जो नजरिया है, तो हाइडर ने 1944 में सबसे पहले इसे पेश किया। 1944 में उन्होंने इसे पेश किया और ये बताया कि कॉमन सेंस, यानी कि हम जब कोई हमारे माहौल में या हमारे आसपास जब भी कोई किसी तरह का रवैया पेश होता है, या कोई इंसान कोई किसी तरह कोई काम करता है, या कोई हालात ऐसे बनते हैं, तो हम अपने तरीके से उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं। तो अपने तरीके से जब अंदाजा लगाते हैं तो वो अंदाजा लगाते हैं इस तरह से कि दोनों तरह की फैक्टर इसमें हम शामिल करते हैं, यानी कि सिचुएशनल फैक्टर, यानी कि हमारे माहौलियात से जो ताल्लुक रखते हैं फैक्टर वो, और हमारे इंटरनल फैक्टर जो किसी इंसान से ताल्लुक रखते हैं, उन दोनों तरीके के फैक्टर को हम अपनाते हैं। और इसको कॉमन सेंस के जरिए हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर हालात बने हैं या किसी भी तरीके का रवैया हो रहा है, तो उसके पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, या उसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है, या किस वजह से, किस रवैये से, किस वजह से कौन सा रवैया आ रहा है, पेश आ रहा है। ये सारी चीजें हाइडर ने बताया कि जिसे उन्होंने कॉमन सेंस कहा, कि इंसान अपने जहन से अपने तौर पर अब किसी भी काम के वजह को, किसी भी काम, कोई भी काम क्यों हो रहा है, उसका असर क्या होगा, या उस काम की वजह क्या है, ये उस काम से क्या क्या चीजें जो है वो रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें जो है उस सिचुएशनल फैक्टर और डिस्पोजिशनल फैक्टर दोनों से ताल्लुक रखता है। यानी कि दोनों को मिला करके, या दोनों को ही उसकी वजह की उस काम की वजह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये अगर कोई काम हो रहा है तो वो काम जो है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये ले लें कि किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, हम ये अगर देख रहे हैं कि कोई इंसान जो है वो बहुत गुस्से में बात कर रहा है, या उसे बार बार गुस्सा आ रहा है, या वो गुस्से वाला रवैया जो है वो पेश करता है हमेशा, तो यहाँ पर हम हाइडर के हिसाब से ये देखा जाएगा कि क्या उस इंसान के अंदर ही इस तरीके की खुसूसियात है कि उसे गुस्सा आता है, या फिर कुछ हालात ऐसे हैं जिस हालात की वजह से उसे गुस्सा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो मिसाल है वो हाइडर के थ्योरी, जिसे नैव साइकोलॉजी थ्योरी कहा जाता है, उसका एक मिसाल होगा, जिसमें कि दोनों वजहों को के मार्फत हम ये सोच सकते हैं या उस रवैये को समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो रवैया है
दूसरा जो नजरिया है जिसे मुतालका तखमीना नजरिया या करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी कहा जाता है। करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी में है कि कोई इंसान किसी भी तरीके का जो रवैया करता है वो क्यों करता है, उसके उसमें कौन कौन से क्यूज है, किस किस वजह से वो करता है। तो दो तीन बातें यहाँ पर जोन्स एंड डेविस ने बताई। वो बताया कि सोशल डिजायरेबिलिटी यानी कि समाजी तौर पर जो चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं हमारा रवैया उस तरफ ज्यादा मुखातिब होता है। और दूसरी बात कि हम किसी भी रवैये को चॉइस चुनते हैं, अपने हिसाब से पहले उसे हम चुनते हैं, फिर हम उसे टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद उस जिस तरीके का रवैया हमें हमें करना होता है हम उस रवैये को पेश करते हैं। यहाँ पर सोशल डिजायरेबिलिटी यानी कि समाजी तौर पर जो रवैया बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है या जिसे समाज में काफी माना जाता है हम उस रवैये की तरफ मुखातिब होते हैं। यहाँ पर है कि हम किसी भी रवैये में जो कॉमन बात है, जो खास बात है, जो कॉमन कहते हैं और जो अनकॉमन है यानी कि जो कॉमन नहीं है उस इफेक्ट को देखते हैं। यहाँ पर जो इंसान का कॉरस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी जो है वो किसी रवैये के बारे में ये बताता है कि जैसे कि आप इस स्लाइड में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रवैया है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। एक है जिसे हम खुद चुनते हैं और जिसे हमें चुनने के लिए, दूसरा रवैया जिसे हमें चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी कि हम चुनने के लिए मजबूर होते हैं कि वो हमें करना ही है। जैसे कि अगर हमें फिल्म देखना है तो हम फिल्म देखने के लिए फ्री है, वो हमारा अपनी तरफ से चुना हुआ रवैया हो सकता है कि हमें फिल्म देखने जाना और हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें स्कूल जाना है, हमें पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए हम मजबूर हैं। तो हमें उस तरह के रवैये को भी करना पड़ता है क्योंकि हम वो मजबूरी है हमारी, वो भी करना पड़ता है। तो दो तरीके का रवैया हुआ, एक हुआ कि जिसे हम आसानी से चुन लेते हैं और दूसरा है कि जिसकी जो हमें मजबूरी में चुनना पड़ता है या करना पड़ता है। उसमें ये बात आती है कि नॉन कॉमन इफेक्ट होता है किस रवैये में जो हम अपने से चुनते हैं, और जो रवैये को चुनने के लिए हम मजबूर होते हैं वो कॉमन उसमें इफेक्ट होता है। तो नॉन कॉमन इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी इंसान को दो रवैया करना है, मिसाल के तौर पर अगर उसे हम दो तरीके का काम करने के लिए देते हैं, एक ए और दूसरा बी। ए में मान लीजिए कि उसने एक्स वाई जेड तीन तरीके के काम किए और दूसरा जो रवैया है बी रवैया, उसमें उन्होंने एक्स के और जेड किया। तो यहाँ पर एक्स दोनों में है, जेड दोनों में है, वाई और के अनकॉमन है। तो वाई और के जो है वो करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस उसमें है जिसकी वजह से उस रवैये को उसने किया। तो यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है कि कोई इंसान किसी रवैये को अपने तरीके से जब चुनता है तो वो फिर उसमें से जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, उस रवैये को और जिसका जो कि समाज में कम एक्सेप्टेबल है उस रवैये को अपनाता है। और जिस रवैये को करने के लिए वो मजबूर है वो कॉमन होता है और उसका उसका समाज में उसका जो वैल्यू है या उसका जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो ज्यादा होता है या हाई होता है। इसके बाद केलीज कोवेरिएशन मॉडल, एट्रीब्यूशन थ्योरी में केलीज ने जो कोवेरिएशन मॉडल दिया उसमें उन्होंने तीन बातें बताई। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जो किसी भी तरीके का रवैया करता है या किसी इंसान के जरिए कोई काम होता है तो वो काम तीन बातों पर डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी यानी कि वो लगातार उस काम को करता हो, दूसरा है डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि उसमें उसकी कुछ मखसूस तरीके का काम वो करता है, और तीसरा है कंसेंसस यानी कि उसके बारे में इत्तेफाक राय। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी बात पर एक थप्पड़ लगा देता है तो क्या वो हमेशा उसको थप्पड़ लगाता है या क्या वो सभी उसे उस थप्पड़ लगा देते हैं, या वो इंसान
वो जो है वो हमेशा उसे किसी किसी न किसी से उस तरीके का थप्पड़ या तमाचा जो है वो खाना पड़ता है। तो इस तरीके से केली ने ये बताया कि अगर किसी तरह का जो रवैया है, उस रवैये में अगर कोई चीज लगातार हो रही है, तो वो उससे वो कंसिस्टेंसी, या हम जिसे कह सकते हैं कि वो लगातार चलने वाला रवैया हुआ। और डिस्टिंक्टिवनेस हुआ जिसमें कि हम किसी ऐसे तरह का रवैया करते हैं जो कि किसी खास चीज के साथ पेश किया जाता है, यानी कि जो ज्यादा कॉमन नहीं होता है। और कंसेंसस में ये होता है कि सभी लोग उस तरीके का रवैया करते हैं, यानी कि इत्तेफाक राय से कि सभी लोग जो है उस तरीके का रवैया वहाँ वो दिखाते हैं या पेश करते हैं। जैसे कि अगर किसी भीख मांगने वाले को सभी लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो वो कंसेंसस है। लेकिन कभी कभी हम देते हैं या किसी खास को हम देते हैं, तो वो डिस्टिंक्टिव है, जिसमें कि हम किसी खास के साथ ये रवैया पेश करते हैं। और लगातार हम अगर ऐसा करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी कहलाता है। तो केली का को वेरिएशन मॉडल ये कहलाता है कि हम जब भी किसी तरीके के रवैये को करते हैं या किसी भी तरह का रवैया करना पड़ता है हमें, तो उसमें ये दो तीन चीजें खास तौर पर शामिल होती हैं, जिसके बिना पर या जिसकी वजह से एट्रीब्यूशन थ्योरी उस वजह को खोजता है कि हम किसी रवैये को क्यों कर रहे हैं। तो उस रवैये को करने की वजह ये तीन बातें हो सकती हैं, जिसे केली ने कंसिस्टेंसी, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंस के तौर पर नाम दिया। केली के कोवेरिएशन मॉडल के बाद इंतसाब का एक और बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, जिसे कामयाबी और नाकामी का मॉडल कहा जाता है, और जिसे वाइनर एट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। वाइनर, चूंकि इसे वाइनर ने दिया था, इसलिए इसे हम वाइनर्स एट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। यहाँ पर ये बातें हैं कि कामयाबी और नाकामी के लिए कौन सी वजह होती है। क्या वो वजह किसी इंसान के अपने उसके अंदर की जो खुसूसियात है वो है, या वो माहौल या वो हालात हैं जिसकी वजह से वो इंसान किसी काम को कामयाबी या नाकामयाबी के तौर पे कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई टीम जीतती है, तो क्या उस टीम के अंदर की जो अपनी क्वालिटी है उसकी वजह से वो जीत रही है, या वैसा माहौल उसे मिल गया कि सामने वाले जो दूसरी टीम थी वो कमजोर थी, इसलिए वो टीम जीत गई, या उस टीम को सिखाने वाले जो थे वो बहुत ज्यादा काबिल थे, जिन्होंने उनको उस ढंग से ट्रेन किया कि वो टीम जीत गई, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से किसी भी रवैये के कामयाबी या नाकामयाबी का नाकामयाबी के लिए जो जिम्मेदार होता है। इसमें वाइनर्स ने 4 तरीके की बातें बताई, या 4 फैक्टर को जरूरी बताया, जैसे जिसमें एबिलिटी, टास्क डिफिकल्टी और एफर्ट और लक। एबिलिटी में इंसान की अपनी खसूसियात आ जाती हैं, जिससे कि कोई भी इंसान अगर किसी अपनी वजह से, यानी कि अपने खसूसियात की वजह से उसे कोई कामयाबी मिलती है। या दूसरी तरफ है टास्क डिफिकल्टी, यानी कि कोई काम अगर बहुत मुश्किल होता है जिसकी वजह से नाकामयाबी हुई। अगर उसके अलावा एफर्ट, जो कि कामयाबी की तरफ ले जाता है, यानी कि हम जितनी कोशिश करते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है। और एक है लक, कि अगर लक आपका साथ जब दे देता है तो आप कामयाब हो जाते हैं, और अगर लक साथ ना दे तो हम कामयाब नहीं होते हैं। इसे वाइनर ने स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में भी बांटा। स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी, अगर हम किसी तरीके का जो इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ये दोनों मिलकर के स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी बनाते हैं। स्टेबल फैक्टर में आ गया कि अगर हम कोई काम करते हैं और वो हमारे ट्रेड से, हमारे खुसूसियात से मुतालिक हैं, या उसके लिए हमारे खुसूसियात जिम्मेदार होते हैं, तो वो स्टेबल फैक्टर होते हैं। एफर्ट, कोशिश या लक जो है वो अनस्टेबल फैक्टर, क्योंकि वो कोशिश हमारी कभी कम भी हो सकती है, लक हमारा कभी साथ भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो वाइनर ने इसके लिए बताया कि हमारी जो अपनी एबिलिटी होती है वो इंटरनल
यानी कि हमारे अंदर की एबिलिटी होती है, हमारे किसी भी इंसान के अंदर होती है वो, और वो स्टेबल होती है, यानी कि उसमें बदलाव नहीं होता। अगर हम मेहनती हैं तो हम हर बार मेहनती होंगे, हम बार बार वो मेहनत करेंगे। अगर हम ईमानदार हैं तो हम बार बार ईमानदारी से पेश आएंगे। और एक्सटर्नल जो क्वालिटी है वो जैसे टास्क डिफिकल्टी, अगर कोई काम मुश्किल होता है तो वो काम बार बार मुश्किल है, वो भी स्टेबल है। यानी कि मुश्किल है तो वो बार बार सबके लिए मुश्किल है। अगर वो काम मुश्किल है अगर किसी एक इंसान के लिए, तो वो दूसरे इंसान के लिए भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन वाइनर ने बताया कि एफर्ट और लक जो है वो अनस्टेबल होते हैं। एफर्ट यानी कि हमारी कोशिश कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। अपनी एबिलिटी के साथ हो सकता है कि हम जब कम एफर्ट लेते हैं, यानी कि कम कोशिश करते हैं, तो हम नाकामयाब हो जाते हैं। और उसी एबिलिटी के साथ अगर जब हम ज्यादा एफर्ट करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हम कामयाब हो जाते हैं। इसी तरीके से लक, अगर हम जो हमारा हमें काम दिया गया है या जिस काम को हमें करना है, उस काम को करने में अगर हमारा लक साथ दे जाता है, तो डिफिकल्ट होते हुए भी, मुश्किल काम होते हुए भी, कभी कभी लक अगर साथ दे देता है, किस्मत हमारे साथ हो जाती है, तो हम उस काम को करके निकल जाते हैं और हम कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब लक साथ ना नहीं देता है, हमारी किस्मत साथ नहीं देती है, तो वो मुश्किल काम भी जो है वो मुश्किल काम और मुश्किल हो जाता है और हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाइनर ने बताया कि हम जब किसी भी काम को जब हम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें उस काम को अच्छे तरीके से या तो करवा देते हैं, और जब करवा देते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, और जब नहीं करवा पाते हैं तो हम नाकामयाब हो जाते हैं। इसके लिए एबिलिटी, टास्क डिफिकल्टी, एफर्ट और लक को उन्होंने जरूरी बताया। अब इन 4 तरीके के नजरियात के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम जिस तरह का भी काम करते हैं, उस हर एक तरह के काम को करने की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होता है, किसी न किसी कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम किसी काम को अंजाम देते हैं, या हम फिर किसी काम में कामयाब होते हैं, या हम किसी काम में नाकामयाब हो जाते हैं। या दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि कुछ जितने भी काम या जितने तरह के भी इंटरेक्शंस के जितने भी तरह के हमारा जो रवैया होता है, उन सब की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होता है, और उस वजह की वजह से, उस रीजन के जरिए हम वो उस काम को अंजाम देते हैं, या हम उस काम को पूरा कर लेते हैं। और जब हम पूरा कर लेते हैं तो उस काम को करने के बाद हम कामयाब हो जाते हैं, जब हम नहीं करते हैं तो हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग माहिर नफ्सियात ने इंतसाब के बारे में या एट्रीब्यूशन के बारे में ये बातें बताई कि जब भी कोई भी इंसान हमारे साथ, हमारे माहौल में, हम जिस समाज में रहते हैं, वहां पर हम जब भी कोई रवैया पेश करते हैं या किसी रवैये से गुजरते हैं, तो उस रवैये की कोई ना कोई खास वजह होती है। और वो वजह कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो वजह या तो इंटरनल होता है, पर्सनल हो सकता है। पर्सनल कहने का पर्सनल से मुराद ये है कि कोई वो वजह किसी इंसान के इंटरनल ट्रेट से, इंटरनल खुसूसियात से ताल्लुक हो सकता है, या फिर सिचुएशनल ट्रेट से, यानी कि माहौल, हम जिस माहौल में हैं उस माहौल में वो ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं जो हमें किसी न किसी तरह के काम को करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे हम अगर कभी गुस्सा कर रहे हैं या कहीं किसी के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो वजह हमारे अंदर की वजह से हो रही है, या हमारे ट्रेट या हमारे खुसूसियात ऐसी है। कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि हमें उस तरीके का रवैया करना पड़ता है, और फिर उस रवैये की वजह जो है वो हमारा पर्सनल ट्रेट या इंटरनल ट्रेट ना होकर के सिचुएशनल ट्रेट हो जाता है। इंतसाब में ये सारी बातें जो है उनके बारे में अच्छे से चर्चा की गई है। और अब इंतसाब में कुछ गलतियां और तासुबात, जिसे हम कहते हैं एरर्स एंड बायसेस,
वो भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के रवैये जो है वो देखने को मिलते हैं। एरर्स और बायसेस के बारे में, बहुत सारे एरर्स और बायसेस हैं जिनमें कुछ खास जो एरर्स हैं वो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, सेल्फ सर्विंग बायस वगैरह वगैरह। यानी कि कुछ इस तरीके के तासुबात होते हैं। अब सवाल ये है कि तासुबात क्या होते हैं? तासुबात ये होते हैं कि गलत वजह या गलत जानकारी की वजह से हम कोई रवैया अगर करते हैं तो वो एट्रीब्यूशनल बायसेस कहलाता है, या गलती से हम किसी काम को कर देते हैं तो वो एट्रीब्यूशनल बायसेस कहलाता है, या इंतसाबी तासुबात कहलाता है। इसमें सबसे पहले जिस बायस के बारे में या जिस गलती के बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे वो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल कहने का मतलब ही होता है कि बेसिक, और जब बेसिक की बात ये करते हैं तो सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो ये आती है कि बेसिक हमारे अंदर होता है। यानी कि इंसान के अंदर, किसी भी इंसान का जो ट्रेट होता है, जो उसकी खुसूसियात होती है, जो उसकी अपनी जो टेंडेंसी होती है, उसकी वजह से जो कोई काम होता है उसे हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। यानी कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में सिचुएशनल फैक्टर कम खास होता है, कम इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनल फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हमारा जो रवैया होता है, हम जब किसी काम को करते हैं तो उसको करने में हमारे इंटरनल फैक्टर ज्यादा अपना रोल निभाते हैं, ना कि सिचुएशनल फैक्टर निभाते हैं। इसलिए फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इसे कहा जाता है कि इसमें चूंकि इंसान के वो किसी भी इंसान का अपना ट्रेट होता है, अपनी खुसूसियात होती है, इसलिए इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एक अंडा, टूटा हुआ अंडा है, फूटा हुआ अंडा है यहाँ पर, जिसकी जर्दी बाहर है और छिलका दूसरी तरफ है। तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हो, ये रवैया क्यों हुआ, ये हमारी वजह से हुआ। इसके लिए कोई सिचुएशन जो है वो जिम्मेदार नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है द एक्टर ऑब्जर्वर बायस। एक्टर ऑब्जर्वर बायस में क्या बात खास है जिसे समझने की जरूरत है कि यहाँ पर यह है कि हम अपनी कामयाबी के लिए अपने को जिम्मेदार बना लेते हैं, और या दूसरे लफ्जों में हम ऐसे आपको ये समझा सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसे सही ठहराते हैं, और जब दूसरे उसी काम को करते हैं तो हम उसमें कुछ गलतियां या कुछ कमियां निकालते हैं। जैसे कि अगर आपने सड़क के किनारे पर कूड़े को फेंक दिया, अपने घर से निकले हुए कूड़े को आपने फेंक दिया, तो आप उसकी वजह बोलते हैं, आप उसकी वजह सिचुएशनल फैक्टर को ठहराते हैं। सिचुएशनल फैक्टर को ये ठहराते हैं कि चूंकि डस्टबिन नहीं था इसलिए हमने फेंक दिया वहां पर। अगर यही काम दूसरा करता है, अगर आपके पड़ोस वाले करते हैं, तो हम उनमें बहुत सारे उनके पर्सनल ट्रेट को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये उनको इस बात की तमीज नहीं है, या उन्हें काम करना सही तरीके से आता नहीं है, वगैरह वगैरह ये बातें हम उनको बताते हैं। तो या दूसरे तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर हम नाकामयाब होते हैं, नाकामयाब इन द सेंस ये हम ये कह सकते हैं कि हम अगर कहीं पर अच्छा नहीं कर सके, जैसे मिसाल के तौर पर अपने किसी एग्जाम में आपको जो नंबर है वो आपके अच्छे नंबर नहीं आए, या किसी तरीके की आप खरीदारी कर रहे हैं, अगर वहां पर अगर आप अच्छे से खरीदारी नहीं कर सके वगैरह वगैरह, तो उसमें हम जिम्मेदार ठहराते हैं सिचुएशनल फैक्टर को। यानी कि हमारे बाहरी जो फैक्टर हैं, हमारे जो बाहरी हालात होते हैं, हम उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन हालातों की वजह से हम ऐसा नहीं कर सके। यानी कि हम अपने अंदर के जो ट्रेट है, हमारी जो खुसूसियात हैं, उसको कभी भी इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, और हम ये अपने हालात को, अपने माहौल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि चूंकि ऐसा माहौल था, ऐसे हालात थे, इसलिए ऐसी चीज हो गई, ऐसी गलती हो गई, या ऐसा काम हो सका। लेकिन अगर वही चीज
वही वही रवैया दूसरे जब करते हैं तो हम उनके जरिए किए गए काम को, उनके जरिए किए गए रवैये को सिचुएशनल ना ठहरा करके इंटरनल या डिस्पोजिशनल ठहराते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि उनके अंदर ये कमी थी। हम अगर अपने इम्तिहान में पास नहीं होते हैं या हमें अच्छा नंबर नहीं आता है तो हम इसके लिए जिम्मेदार उस स्कूल की पढ़ाई को या उसके उस तरीके के सवालात को ठहराते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे वगैरह वगैरह। लेकिन जब जो अगर मेरा दोस्त अगर वो फेल हो जाता है या उसे अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसे उसकी जहनियत ही कमजोर है या उसने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की या जिसकी वजह से वो फेल हो गया। लेकिन अपने साथ हम इन बातों को शामिल नहीं करते हैं। इसे एक्टर ऑब्जर्वर बायस कहा जाता है। तो एक्टर ऑब्जर्वर बायस के बाद इससे उसी से मिलता जुलता एक दूसरा बायस है जिसे सेल्फ सर्विंग बायस कहा जाता है। सेल्फ सर्विस यानी कि खुद की खिदमत का तासुब। खुद की खिदमत का तासुब का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जितनी अच्छी बातें हुई, जितनी पॉजिटिव बातें हुई, उसकी क्रेडिट हम लेते हैं। यानी कि उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। यानी कि जो भी अच्छा हुआ वो हमारी वजह से हुआ और जो अच्छा नहीं हुआ वो सिचुएशन की वजह से अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर ये खुद सेल्फ सर्विंग बायस और एक्टर ऑब्जर्वर बायस से मिलता जुलता है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर अपने सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए हम जिम्मेदारी अपनी लेते हैं। जब अच्छी बात होती है तो हम खुश हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुई। और अगर कोई नाकामयाबी हुई है तो वो उसके उसके लिए जिम्मेदार हमारा सिचुएशन था या हमारे वो हालात थे या हमारा वो माहौल था जिसने हमें नाकामयाब बनाया। तो इसे हम सेल्फ सर्विस या सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप अपने स्लाइड में भी देख सकते हैं कि सेल्फ सर्विंग बायस में कि अगर जब देख रहे हैं कि जब अच्छे नंबर आ जाते हैं या कोई मुश्किल हल हो गई तो उसको हम बहुत खुशी से उसका जो क्रेडिट है वो हम अपने सर पर लेते हैं कि नहीं, ये हमारी वजह से हो गया। लेकिन जहां हम नाकामयाब हो जाते हैं तो हम तुरंत उसका ठीकरा जो है वो अपने हालात को के ऊपर डाल देते हैं कि हालात हमारे जो थे वो अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से ऐसा ये नाकामयाबी हुई या हम ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर एक और एरर है, एक और गलती है एट्रीब्यूशन के मामले में जिसे कहते हैं अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर। यानी कि यहाँ पर हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या जिस ग्रुप का हम हिस्सा होते हैं उससे उस ग्रुप को हम अच्छा मानते हैं और जो दूसरा ग्रुप है उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। यानी कि हम जिस ग्रुप में हम रहते हैं, हम जहां से हम बिलोंग करते हैं तो उसके सक्सेस को या उसमें उसमें जो भी अच्छी बातें होती है उसे हम अच्छा मानते हैं और दूसरा जो ग्रुप है उसे उसे हम अच्छा नहीं मानते। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर हम किसी खास अगर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या खास ग्रुप का हम हिस्सा होते हैं तो हम अपनी कामयाबी के लिए या अपने उस ग्रुप के सक्सेस के लिए उस ग्रुप को मानते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और उसी के पलट के हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा ग्रुप होता है, उसी उसी काम के लिए, सेम काम के लिए हम उसके नाकामयाबी के लिए उस ग्रुप को उसका जिम्मेदार बनाते हैं। तो यहाँ पर एट्रीब्यूशन अल्टीमेट एट्रीब्यूशन में ये बातें आती हैं कि हम अब अगर किसी ग्रुप के हिस्से में है या कोई ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं तो उस कामयाबी के लिए हम उसे जिम्मेदार बनाते हैं और दूसरे ग्रुप को हम गैर जिम्मेदार मानते हैं। इस तरह से एट्रीब्यूशन में बहुत सारे तासुब और गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कोई रवैया हम पेश करते हैं या हमारे रवैये की जो वजह होती है वो गलतियां होती हैं और उन गलतियों की वजह से हमारा किसी खास तरह का जो रवैया होता है उस रवैये की तरफ हमारा झुकाव होता है या उस रवैये को हम बार बार करते हैं। तो इस तरह से नाजरीन आपने ये देखा कि इस पर्सन परसेप्शन में बहुत सारी बातें ऐसी है जिससे हम किसी इंसान
को और उसके रवैये को आसानी से समझ सकते हैं, और उसके ज़रिए हम उसके साथ अपना इंटरैक्शन या उनके साथ अपना जो तालमेल है वो अपने अच्छे तरीके से बैठाने में कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, अब अगले क्लास में इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।